हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, आज हम आपका नया टॉपिक कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन 12th क्लास का अध्याय नंबर फर्स्ट, इसका नाम क्या है? संयुक्त फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले तो आपको संयुक्त फलन पढ़ने से पहले किसकी जानकारी होनी चाहिए? फलन के बारे में। आप सबसे पहले संयुक्त फलन पढ़ने से पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? फलन के बारे में। और फलन को समझने के लिए आपको संबंध की आवश्यकता पड़ती है। जो आपका फलन है वो किससे रिलेटेड है? संबंध से। और संबंध को समझने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? समुच्चय की। किसकी आवश्यकता है? समुच्चय की। तो आपका जो अध्याय नंबर फर्स्ट पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आप समुच्चय पढ़ेंगे। जब आपके समुच्चय समझ में आ जाएगा तो आप क्या पढ़ेंगे? संबंध। जब आप संबंध क्लियर कर लेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा फलन। जब आपके समुच्चय, संबंध और फलन तीनों टॉपिक कंप्लीट है तब आप क्या पढ़ सकते हो? संयुक्त फलन। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा समुच्चय के बारे में। समुच्चय, उसके बाद हम संबंध पढ़ेंगे, उसके बाद फलन। तो मैं आपको एक लेक्चर समुच्चय के बारे में, एक लेक्चर संबंध के बारे में और एक लेक्चर फलन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अध्याय नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 लेक्चर, एक समुच्चय पर, एक संबंध पर और एक फलन पर दूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम समुच्चय। तो टॉपिक डाल लीजिए समुच्चय। वैसे आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो समुच्चय क्या है, फिर भी मैं आपको सिर्फ हाईलाइट चीजें, सिर्फ आपको डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, ऊपर से सिर्फ आपको डेफिनेशन बताऊंगा। आप 11th क्लास के अंदर इसको डिटेल से पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ आपको इसका ऊपर से हाईलाइट चीज बताऊंगा ओनली। समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट। सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय होता क्या है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब सबसे पहली बात तो आती है सुपरिभाषित का मतलब क्या है। सुपरिभाषित का मतलब क्या है? तो ऐसा संग्रह, ऐसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सुपरिभाषित वस्तु से मतलब क्या है। देखिए, सु माने होता है अच्छी तरीका से, और परिभाषित इसको हम बता सकें। तो ऐसी वस्तु जिसको बताने में हमको कोई भी हिचकिचाहट नहीं हो, उसके बारे में फिक्स पता हो कि ये चीज है या नहीं। जो धरातल पर या इस पृथ्वी पर जिसके बारे में उसका फिक्स चीज हो, इसके कुछ गुणधर्म हो, उसके कुछ नियम हो, वो क्या कहलाती है? सुपरिभाषित वस्तु। देखिए, जैसे कि आपको बताना है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह। आपको बताना है कि जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह समुच्चय है या नहीं। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ की कोई परिभाषा नहीं होती है कि खिलाड़ी को कब सर्वश्रेष्ठ कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। कि कुछ लोग धोनी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कुछ डिविलियर्स को मानते हैं, कोई गिलक्रिस्ट को मानता है। तो सर्वश्रेष्ठ की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो क्या है? सर्वश्रेष्ठ की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो क्या है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का जो संग्रह है वो समुच्चय नहीं होगा। जब हम क्लियर ये नहीं बता सकते कि ये वस्तु सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, या इसके बारे में स्पष्ट नहीं है, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ की कोई भी परिभाषा नहीं है कि ये खिलाड़ी कब सर्वश्रेष्ठ होगा और कब नहीं होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, खतरनाक
जानवरों का संग्रह, खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब आपको ये बताना है कि ये संग्रह है वो समुच्च है या नहीं। तो देखिए खतरनाक जानवर की कोई परिभाषा है क्या? तो किसी को तो हाथी से भी डर नहीं लगता है, किसी को चींटी से भी डर लगता है। तो खतरनाक की कोई परिभाषा नहीं है कि ये जानवर कब खतरनाक होगा और कब नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो संग्रह है ये भी समुच्च नहीं होगा। उसके बाद तीसरा देखिए, सुंदर लड़कियों का संग्रह। आपको ये बताना है कि सुंदर लड़कियों का संग्रह समुच्च है या नहीं। तो देखिए सुंदर लड़की की भी कोई परिभाषा नहीं है। कोई व्यक्ति तो जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसको सुंदर मानता है, कोई कलर से सुंदर मानता है। तो सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है कि लड़की कब सुंदर होगी और कब नहीं होगी। क्लियर है? तो अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से लड़कियों को अलग अलग सुंदर मानने के अलग अलग तरीके हैं। तो सुंदर लड़कियों का संग्रह भी एक समुच्च नहीं है। इसी प्रकार से सुंदर लड़कों का संग्रह ये भी समुच्च नहीं है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि कब लड़का सुंदर है कब नहीं है। कोई तो गुणों से सुंदर मानता है, कोई कलर से, कोई रंग से, कोई इसकी हाइट से। तो हम सुंदरता के बारे में नहीं बता सकते कि कब कोई लड़का सुंदर है और कब नहीं है। जब हम निश्चित नहीं बता सकते, क्लियर नहीं है हमारे पास कि ये चीज है या नहीं, तो इस प्रकार का जो संग्रह है वो समुच्च नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपतियों का संग्रह, भारत के राष्ट्रपतियों का संग्रह। तो बताइए, आप बता सकते हो ये भारत का राष्ट्रपति है या नहीं? तो राष्ट्रपति तो परिभाषित होता है, पता रहता है कि ये राष्ट्रपति है नहीं सबको। तो आप ये क्या है, एक समुच्च होगा। तो जब आसानी से ये बता सकते हैं कि संग्रह के अंदर ये अवयव आएंगे और ये नहीं आएंगे, तो आप उस संग्रह को क्या बोलते हो? समुच्च बोलते हो। तो सुपरिभाषित का मतलब है आप वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं कि ये इस संग्रह के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि बता सकते हैं क्लियर, तो उसको आप समुच्च बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। आप आराम से बता सकते हो कि ये प्राकृतिक संख्या है या नहीं। तो इस प्रकार का जो संग्रह है वो समुच्च होगा। इसी प्रकार से आपका जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, इन सभी का जो संग्रह है वो भी क्या होता है? समुच्च होता है। चाहे आपकी प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या हो या आपकी काल्पनिक संख्या हो, सभी प्रकार का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? समुच्च कहलाता है। क्योंकि हम बता सकते हैं ये संख्या इस प्रकार की है और इस प्रकार की नहीं। तो देखिए, जब आपको खतरनाक, सर्वश्रेष्ठ, अच्छा और बुरा इस प्रकार के शब्द आ जाएं, तो इस प्रकार का संग्रह कभी एक समुच्च नहीं होगा। जब आपको सर्वश्रेष्ठ, खतरनाक, सुंदर, अच्छा, बुरा इस प्रकार के शब्द आए, तो इस प्रकार का जो संग्रह है वो समुच्च नहीं होगा। और आपकी जितने भी प्रकार की संख्या है, आपकी जितने भी प्रकार की संख्याएं, उनका जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? समुच्च। क्योंकि मैथ के अंदर सभी संख्याओं को डिफाइन किया गया है कि ये प्राकृतिक संख्या है और ये नहीं। सबकी परिभाषा है, कब प्राकृतिक संख्या होगी, कब परिमेय होगी, कब अपरिमेय होगी और कब वास्तविक होगी। क्लियर है? अब देखिए, जो वस्तु है, अगला देखिए,
वस्तु क्या कहलाती हैं? वस्तुओं का संग्रह। जितनी भी वस्तु है, जो वस्तुओं का जो संग्रह है, वस्तु क्या कहलाती हैं? समुच्चय कहलाती हैं। समुच्चय के अवयव। कहलाती हैं। आपकी जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती हैं? समुच्चय के अवयव। जैसे कि एक बात तो लिखना है, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC से व्यक्त करते हैं। क्या है? समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं तथा समुच्चय के अवयवों को स्मॉल लेटर ABC से व्यक्त करते हैं। जो समुच्चय है उसको प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा समुच्चय के अवयवों को आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। देखिए, यदि स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है, यदि आपका स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है तो इसे A belongs to A से, तो इसको A belongs to A कहते हैं। A belongs to A से व्यक्त करते हैं। यदि आपका A कैपिटल A समुच्चय A का अवयव है तो इसको क्या कहेंगे? A belongs to A तथा A समुच्चय A का अवयव नहीं है तो इसे A does not belongs to A से व्यक्त करते हैं। देखिए, यदि A स्मॉल a कैपिटल A का अवयव है तो इसको A belongs to, इसको क्या पढ़ते हैं? belongs to, क्या पढ़ते हैं? इसको belongs to। A विद्यमान है A में, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्यमान। belongs to को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्यमान। यदि A स्मॉल a कैपिटल A में विद्यमान है तो आप इसको क्या लिखते हैं? A belongs to A। और यदि विद्यमान नहीं है तो इसको बोलते हैं A does not belongs to A। इसको आप पढ़ेंगे A belongs to A, इसको आप पढ़ते हैं A does not belongs to A। एग्जाम्पल देखिए, आपको A दिया हुआ है 1 2 3 और 4। तो देखिए, A का अवयव है कि नहीं है तो इसको बनेंगे A belongs to A। और 5 है, A का अवयव नहीं है तो इसको बोलते हैं 5 does not belongs to A। क्लियर है? यदि अवयव है तो उसको belongs to A और नहीं है तो 5 does not belongs to A। अगर आप देखिए टॉपिक इसमें समुच्चय की गणना, इसके बाद आता है समुच्चय की गणना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट।
समुच्चय की गणनता। किसी समुच्चय में किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या उस समुच्चय की गणनता कहलाती है। समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं वो क्या कहलाती है? समुच्चय की गणनता। समुच्चय ए की गणनता को n ऑफ a से व्यक्त करते हैं। n ऑफ a का मतलब क्या होता है? समुच्चय a में कितने अवयव हैं उनकी संख्या। तो n ऑफ a निकालना है, इसका मतलब क्या है? a के अंदर कितने अवयव हैं वो किसके बराबर होती है? उस समुच्चय की गणनता के बराबर होती है। तो a की गणनता को आप व्यक्त करते हो n ऑफ a से। n ऑफ a का मतलब है a में उपस्थित अवयवों की संख्या। एग्जाम्पल देखिए, आपको ये दिया हुआ है 2, 4, 6, -1, 2 और 3। अब देखिए आपको क्या निकालना है? n ऑफ a निकालना है। क्या निकालना है? n ऑफ a, अर्थात a में कितने अवयव हैं वो क्या कहलाती है? उसकी गणनता। तो बताइए कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n ऑफ a किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। इसी प्रकार से आपको b दे रखा है -1, 0, 2, 4, 6। तो आपका n ऑफ b हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो n ऑफ b बराबर हो जाएगा 5। क्लियर है? तो आप क्या होता है, उस अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या उसमें क्या कहलाती है? उसकी गणनता कहलाती है। देखिए नोट में लिखेंगे आप समुच्चय में किसी अवयव को एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता है। देखिए समुच्चय में कोई अवयव है वो एक से ज्यादा बार नहीं आता है। जैसे कि आपको कोई समुच्चय दे रखा है 1, 1, 2, 3, 4, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसमें एक कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसमें एक अवयव सिर्फ आपको एक बार ही लिखना है। ये समुच्चय कब बनता है? जब आप इसको ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? तो समुच्चय के अंदर एक अवयव सिर्फ आपको एक बार ही लिखना है। क्लियर है? अगला नोट लिखेंगे, समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। समुच्चय के अंदर क्या होता है? अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात इनको आप आगे पीछे करके कैसे भी लिख सकते हैं। चलिए आपको ये रखा है 2 और 3,
और ये किसके बराबर हो जाएगा 3 और 2 के। आप 2,3 लिखिए या फिर 3,2 लिखिए, दोनों क्या होते हैं बराबर। या फिर आप 1 2 3 ये बराबर होता है 2 1 3 के, और इसको आप बोल सकते हो 2 3 1। तो आप इन अवयवों को आगे पीछे लिख के कैसे भी लिखिए, समुच्चय के मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता है। समुच्चय के अवयवों को आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। क्लियर है? तो वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह है वो क्या कहलाता है, समुच्चय। वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह है वो क्या कहलाता है, समुच्चय। यदि कोई अवयव और जो वस्तु है वो क्या कहलाती है, समुच्चय के अवयव। अगर कोई अवयव समुच्चय के अंदर है तो आप इसको बिलोंग्स टू बोलेंगे, और नहीं है तो आप उसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद आप पढ़ रहे थे समुच्चय की गणनता। समुच्चय में उपस्थित अवयवों की जो संख्या है, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की जो संख्या है समुच्चय की गणनता के बराबर होती है। और एक ही जो गणनता है उसको आप किससे व्यक्त करते हो, n ऑफ a से। n ऑफ a का मतलब है समुच्चय a में उपस्थित अवयवों की संख्या। जैसे कि आपको a दिया है 2 4 6 -1 2 और 3, तो n ऑफ a बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, n ऑफ a बराबर 6। इसी प्रकार से आपको b दिया है, क्या निकालना है, n ऑफ b 1 2 3 4 5, तो n ऑफ b का मान कितना हो गया 5। उसके बाद मैं आपको नोट में लिखा रहा हूं कि समुच्चय में एक अवयव है कि नहीं, एक अवयव को आप 2 बार लिख दें या 3 बार लिख दें, आपको एक अवयव सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो किसी समुच्चय में, समुच्चय के अंदर किसी अवयव की पुनरावृत्ति वर्जित है, अर्थात एक अवयव सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा इसका नियम है कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। ये नहीं आपने 2,3 को 3,2 लिख दिया तो दूसरा सेट हो गया, ये दोनों क्या है, बराबर होते हैं। अर्थात समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता है। अगला टॉपिक है समुच्चय का निरूपण। अगला टॉपिक है आपका समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, देखिए समुच्चय का जो निरूपण है वो 2 तरीके से किया जाता है। समुच्चय का जो निरूपण है वो 2 टाइप से करते हैं। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप में, और दूसरा है आपका नियम रूप में। तो आप समुच्चय का निरूपण है 2 तरीके से करते हो, एक तो रोस्टर रूप में और एक निरूपण दूसरा है आपका नियम रूप में। रोस्टर फॉर्म को आप टेबुलर फॉर्म बोल सकते हो, और इस नियम रूप को आप इंग्लिश में बोलते हो सब बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और सब बिल्डर फॉर्म, क्लियर है? तो सबसे पहले बात करेंगे हम रोस्टर फॉर्म में। समुच्चय का रोस्टर रूप में निरूपण। इसमें क्या करते हैं, समुच्चय के जो अवयव हैं, समुच्चय के जो अवयव हैं उनमें कॉमा लगाएंगे और मध्य कोष्ठक के अंदर व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपको समुच्चय दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए आप सब कुछ पहले पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ आपको हाईलाइट बता रहा हूं। ए बराबर है प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 आगे इस प्रकार से। तो जितने भी अवयव है उनमें कॉमा लगाइए और किसके अंदर व्यक्त करेंगे, मध्य कोष्ठक के अंदर। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, रोस्टर फॉर्म। क्लियर है?
आपका दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको लिखना है, ये सब दिया हुआ है आपको, इसके अक्षरों का संग्रह किस रूप में लिखना है, समुच्चय रूप में लिखना है। तो देखिए पहली बात तो ये है, आपको एक अवयव एक बार लिखना है। तो बताइए कौन कौन से अवयव है इसका, आर, कॉमा लगाएंगे ए, कॉमा एन, कॉमा डी, कॉमा ई, कॉमा एम। अब आपको ई लिखना है क्योंकि ई आप पहले लिख चुके हो, ई आप पहले लिख चुके हो, तो आपको एक अवयव सिर्फ एक बार लिखना है, कॉमा बाई, कॉमा के। तो क्या करेंगे आप, सभी अक्षरों में क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और उसको मल्लिका कोष्ठक के अंदर बंद करेंगे। तो ये कौन सा रूप हो गया आपका, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में समुच्चय के अवयवों में कॉमा लगाते हैं और मल्लिका कोष्ठक के अंदर व्यक्त करते हैं। क्लियर है। अगला है आपका नियम रूप। दूसरा है आपका नियम रूप में समुच्चय का निरूपण। इसमें क्या है, किसी समुच्चय को नियम रूप में लिखने के लिए क्या है, एक एक सारे अवयव आप यहाँ पर सब्जेक्ट लगाते हो, इसके दो साइन है, सब्जेक्ट या फिर ऐसा टेढ़ा ये चिन्ह, एक्स सब्जेक्ट, एक्स पी एक्स गुणधर्म का पालन करता है। इसमें क्या करते हैं, पहले x लिखते हैं सब्जेक्ट, और x वो अवयव हैं जो px गुणधर्म का पालन करते हैं। अर्थात आपको यहाँ पर ऐसा गुणधर्म लिखना है जो x पर लागू होता है। जो x है वो सारे x आएंगे यहाँ पर जो इस px गुणधर्म का पालन करते हैं। क्लियर है। तो नियम रूप में सबसे पहले क्या लिखेंगे, मल्लिका कोष्ठक, फिर x लिखेंगे, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इसका हिंदी अर्थ है इस प्रकार, क्या है, इस प्रकार। x इस प्रकार है कि ये क्या करता है, px गुणधर्म का पालन करता है। तो आप सबसे पहले यहाँ x लिखेंगे, फिर इसमें आप कोई गुणधर्म लगाएंगे। तो क्या करेंगे, नियम रूप में समुच्चय का निरूपण के लिए सबसे पहले x लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, इसको दो बिंदु को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। अर्थात इस प्रकार ये क्या है, px गुणधर्म का पालन करता है। देखिए सपोज आपको क्या है, इधर रखा है a बराबर रखा है आपको a e i o और u। अब ये आपको कौन से रूप में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, समुच्चय के अवयव कॉमा लगे होते हैं और मल्लिका कोष्ठक के अंदर व्यक्त होता है। अब मैं इस समुच्चय को व्यक्त करना चाह रहा हूं नियम रूप में। तो आप देखिए a बराबर होगा x सब्जेक्ट। अब x में क्या गुणधर्म लगा है, आप देखिए a e i o u, ये किसके माने बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं, क्या होते हैं, a e i o u। तो बताइए x एक क्या है, बताइए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो आपने x में क्या गुणधर्म लगाया है, x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो यहाँ पर वही x आएंगे जो क्या है, x क्या होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तो आप रोस्टर फॉर्म को नियम रूप में चेंज कर सकते हो और नियम रूप को आप रोस्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, सपोज आपको अगला एग्जांपल दिया है a बराबर 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए आपको ये दिया है रोस्टर रूप में और आपको चेंज करना है इसको नियम रूप में। नियम रूप में लिखने के लिए आप क्या करते
a बराबर, सबसे पहले x सच है। अब आपको x में ऐसा कदम लगाना है जिससे कि ये सारे अवयव आ जाए। देखिए 2 4 6 8 और 10, ये आपको दिख रहा है। x का मान किसके बराबर है? x बराबर है 2n के। x क्या है? 2n के बराबर है। और n क्या है बताइए? n का मान क्या होगा? a। n का मान कहां से का होगा? n होगा 1 से बड़ा होगा तथा 5 के बराबर होगा। 1 या 1 से बड़ा तथा 5 या 5 से छोटा। और n का अवलोकन करेगा प्राकृतिक संख्याओं में। x किसके बराबर है? 2n के, जहां n 1 से बड़ा या बराबर तथा 5 से छोटा है। देखिए n का मान आप 1 रखिए तो 2 आ जाएगा, n का मान आप 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 3 रखेंगे तो 6, n का मान 4 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और n का मान आप 5 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो क्या है, जो नियम रूप है वो आप क्या करता है? नियम रूप रोस्टर फॉर्म को संक्षिप्त रूप में लिखने का एक तरीका है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हो नियम रूप को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना और रोस्टर फॉर्म को नियम रूप में चेंज करना। देखिए आपके 2 प्रकार के समुच्च होते हैं। अब बात करते हैं समुच्च के प्रकार। समुच्चों के प्रकार, आपके 2 समुच्च होते हैं। एक होता है आपका परिमित समुच्च, एक होता है परिमित समुच्च, और एक होता है आपका अपरिमित समुच्च। एक होता है आपका परिमित समुच्च और एक होता है अपरिमित समुच्च। परिमित समुच्च को आप बोलते हो फाइनाइट सेट, और इसको बोलते हो इनफाइनाइट सेट। जो टाइप ऑफ सेट है वो 2 टाइप के होते हैं, एक परिमित समुच्च और एक होता है अपरिमित समुच्च। इसको आप बोलते हो फाइनाइट सेट और अपरिमित समुच्च को बोलते हो आप इनफाइनाइट सेट। अब डालेंगे परिमित समुच्च क्या होता है। परिमित समुच्च कोई समुच्च A परिमित समुच्च कहलाता है यदि कोई समुच्च A परिमित समुच्च कहलाता है यदि इसकी गणना परिमित हो। कोई समुच्च है A परिमित समुच्च कहलाता है यदि इसकी गणना क्या हो? परिमित हो। अर्थात समुच्च के अंदर यदि अवयव है वो सीमित है, निश्चित है, तो वो समुच्च क्या कहलाता है? परिमित समुच्च। और असीमित है तो क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्च। दूसरा लिखेंगे अपरिमित समुच्च। अपरिमित समुच्च देखिए n ऑफ a बराबर क्या जाए? इन्फिनिटी। अर्थात n ऑफ a का मान क्या हो? अपरिमित हो, तो आप बोलेंगे ये क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्च कहलाता है। एग्जांपल देखिए, आपको दिया है a बराबर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर n ऑफ a क्या है? 7। इसमें जो अवयवों की संख्या कितनी है? 7 है, अर्थात निश्चित है। तो आप इसको बोलोगे परिमित समुच्च। और जैसे कि आपको b दिया हुआ है -1 2 0 6 8 10 अब देखिए इसमें अवयव है वो चलते चले जा रहे हैं, अर्थात अवयवों की संख्या कैसी है? अनिश्चित है। तो आप इस सेट को, इस समुच्च को बोलोगे अपरिमित समुच्च। ये कैसा
संख्या निश्चित है तो आप उसको परमेय समुच्चय बोलोगे, और यदि अवयवों की संख्या कैसी है, अनिश्चित अर्थात सीमित नहीं है, तो इस समुच्चय को आप बोलोगे अपरिमित समुच्चय। क्लियर है? आगे देखिए, अब परमेय समुच्चय के कुछ स्पेशल टाइप है। सबसे पहला आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय आपको परमेय समुच्चय के अंदर पढ़ना है रिक्त समुच्चय, जिसको आप फाई से या मल्लिक कोष्ठक से व्यक्त करते हो। रिक्त समुच्चय को आप फाई से या फिर मल्लिक कोष्ठक से व्यक्त करते हो। जैसा कि नाम से देता है रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। ऐसा समुच्चय एक क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा यदि n ऑफ a बराबर 0। यदि a की जो कार्डिनलिटी है अर्थात गणनता किसके बराबर हो, 0 के, अर्थात a के अंदर कोई अवयव नहीं है, तो आप उसको बोलोगे रिक्त समुच्चय। नंबर 2 एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है बताइए? एकल समुच्चय होता है a आपका समुच्चय a एकल समुच्चय कहलाता है यदि n ऑफ a किसके बराबर आ जाए, 1 के, अर्थात a की जो गणनता है वो किसके बराबर हो, 1 के, अर्थात समुच्चय a में एक ही अवयव है, तो इस प्रकार का जो समुच्चय है वो कैसा कहलाता है, एकल समुच्चय। इसको आप एम्प्टी सेट बोलते हो, इसको सिंगलटन सेट बोलते हो, और आपका एक है युग्म समुच्चय। क्या है, युग्म समुच्चय। यदि आपकी n ऑफ a कितना है, 2, अर्थात यदि समुच्चय के अंदर 2 अवयव हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, युग्म समुच्चय। क्लियर है? आप 11th क्लास के अंदर सब कुछ पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन दोबारा से क्लियर करा रहा हूं। और उसके बाद आपने पढ़ा था उपसमुच्चय। देखिए तुल्य समुच्चय पढ़ रखा है आपने, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय क्या होता है, a और b तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। दो समुच्चय a और b तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनकी गणनता समान हो, अर्थात a में अवयवों की संख्या किसके बराबर हो, b में अवयवों की संख्या के बराबर हो, तो आप a और b को क्या बोलते हो, तुल्य समुच्चय। यदि a और b में अवयवों की संख्या क्या है, समान है, तो आप a और b को क्या बोलते हो, तुल्य समुच्चय। जैसे कि आपको a दिया है 1 2 3 और b आपको दिया है a b c। देखिए इसकी भी गणनता क्या है, n ऑफ a बराबर 3 और इसकी गणनता भी क्या है, n ऑफ b बराबर 3, तो आप a और b को क्या बोलते हो, तुल्य समुच्चय। उसके बाद आपने पढ़ा होगा समान समुच्चय। समान समुच्चय, देखिए दो समुच्चय a और b समान समुच्चय कहलाते हैं यदि, पहली बात तो ये उनकी गणनता समान होनी चाहिए, n ऑफ a बराबर n ऑफ b। पहली बात तो उनकी गणनता समान होनी चाहिए, और उसके बाद उनके अवयव भी समान होने चाहिए। यदि a और b के अवयव समान है और उनकी गणनता समान है, तो आप उसको क्या बोलते हो, समान समुच्चय। तो देखिए, तो प्रत्येक समान समुच्चय एक तुल्य समुच्चय होता है, लेकिन प्रत्येक तुल्य समुच्चय एक समान समुच्चय नहीं होता है। जैसे कि देखिए a और b कैसे हैं, तुल्य हैं, लेकिन समान नहीं है, क्योंकि इसके अवयव 1 2 3 हैं और इसके क्या हैं, a b c। अवयव भी समान हो और उनकी गणनता भी समान हो, तब इसको आप बोलते थे समान समुच्चय, और यदि उनकी सिर्फ गणनता समान है तो आप उसको बोलते थे तुल्य समुच्चय। क्लियर है? आगे देखिए, उसके बाद आपने पढ़ा है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, समुच्चय a b का उपसमुच्चय कहलाता है यदि, समुच्चय a b का उपसमुच्चय कहलाता है यदि
ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो? बी में। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो आप ए को बी का उपसमुच्चय बोलते हैं। यदि ए का प्रत्येक अवयव किसमें है? बी में, तो आप ए को बी का क्या बोलते थे? उपसमुच्चय। और आप इसको लिखते हो ए सबसेट ऑफ बी। ये क्या कहलाता है? उपसमुच्चय। तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। और जो बी है ए का क्या कहलाता है? अधिसमुच्चय। क्या कहलाता है? अधिसमुच्चय। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए बी का उपसमुच्चय तथा बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय को बोलते हो आप सबसेट और अधिसमुच्चय को आप बोलते हो सुपरसेट। क्लियर है? देखिए जैसे कि आपका एग्जांपल है आपका 1 2 3 और आपको बी दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5। तो देखिए 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 भी इसमें है। तो ए का प्रत्येक अवयव क्या है? बी में है, तो ए क्या है? बी का सबसेट है। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय तथा बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। अब देखिए एक बात आप नोट में लिखेंगे। यदि समुच्चय में यदि कोई समुच्चय ए है जिसमें कितने अवयव हैं? n अवयव है। यदि समुच्चय ए में n अवयव है तो उसके जो उपसमुच्चय बनेंगे वो क्या बनेंगे? 2 की पावर n। उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी, यदि समुच्चय ए में n अवयव है तो उसके जो उपसमुच्चय हैं उनकी संख्या क्या होती है? 2 की घात n। उसके बाद आपने पढ़ा होगा घात समुच्चय। घात समुच्चय जिसको आप बोलते हो पावर सेट ऑफ पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट। देखिए मैं सिर्फ आपको सबकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। डिटेल से यदि आपको पढ़ना है तो जब मैं 11th क्लास की क्लास स्टार्ट करूंगा तो उसमें आप पढ़ सकते हो। घात समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। ये आपका कोई समुच्चय है तो उसका जो घात समुच्चय पी ऑफ ए से व्यक्त किया जाता है। पी ऑफ ए का मतलब क्या है? ए के घात समुच्चय। और ए के घात समुच्चय में आता है ए के उपसमुच्चयों से बनने वाला समुच्चय। ए के उपसमुच्चयों से बनने वाला समुच्चय। ए के जितने भी उपसमुच्चय हैं उनसे जो समुच्चय बनेगा वो किसके बराबर होगा? पावर सेट ऑफ ए के। देखिए जैसे कि ए बराबर दिया है आपको 1 2 और 3, तो उसके उपसमुच्चय क्या होंगे बताइए? फाई होता है। ये तो हमें फाई और आपको बताया मैंने फाई और खुद, तो हमेशा प्रत्येक सेट के क्या होते हैं? उपसमुच्चय। उसके बाद देखिए 1 2 3 1 2 2 3 और 1 3, इनसे जो समुच्चय बनेगा ए के जितने भी उपसमुच्चय हैं इनसे जो समुच्चय बनेगा वो किसके बराबर होता है? पावर सेट ऑफ ए के। ए के घात समुच्चय के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये आपके बारे में समुच्चय। कल आपको मैं संबंध बारे में बताऊंगा, संबंध और फलन। तो ये सब आपको पहले 11th क्लास का कुछ देखना है। ऊपर से सिर्फ आप कम से कम डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, पी ऑफ ए का मतलब क्या है, एन ऑफ ए का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई थी क्लियर। तो कल मैं आपको दो समुच्चयों का कार्य गुणनफल, संबंध और फलन के बारे में बताऊंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को।